दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म स्टडी वेंचर्स में। पढ़ के तो देखो। तो हमारी चल रही थी पॉलिटी की सीरीज़, अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड असेंशियल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ हाईएस्ट गुड ऑफ इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन के लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गुड के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, मतलब हमारे ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी या प्रीएम्बल? आंसर नीचे लिखिए कमेंट सेक्शन में एंड देन चेक योर आंसर। सो आंसर इज ए, फंडामेंटल राइट्स। सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद डीपीएसपी आती हैं। फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल्स तक हैं? आर्टिकल 12 to 35 इन पार्ट, कौन से पार्ट में? थर्ड पार्ट। सो आंसर इज फंडामेंटल राइट्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप? इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? पहला ऑप्शन है डोमिसाइल एंड डिसेंट, सेकंड है डोमिसाइल डिसेंट रजिस्ट्रेशन, थर्ड ऑप्शन है डोमिसाइल डिसेंट रजिस्ट्रेशन होल्डिंग प्रॉपर्टी, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज बी, होल्डिंग प्रॉपर्टी ऑप्शन नहीं है तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर इज बी, डोमिसाइल डिसेंट और रजिस्ट्रेशन। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लिखा गया है कि हम किन किन तरीके से इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन। ये 4 वेज हैं सिटीजनशिप लेने के अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955। और ये 2 आर्टिकल याद रख लेना, सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं। और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके लिखिए कि सिटीजनशिप कौन से पार्ट में आता है और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है। ओके, सो नेक्स्ट इज, इन विच ईयर सिक्किम वॉज इंक्लूडेड इन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल? सिक्किम को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में कौन से ईयर में इंक्लूड हुआ था? आंसर इज सी, 2002। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेटअप हुई थी 1971 में। प्लीज नोट डाउन दिस स्टेटमेंट, 1971 में, ताकि वो नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सेटअप कर सकें। और वो सेटअप हुई थी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के तहत। कौन सा एक्ट? 1972, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट। फिर इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्किम को इंक्लूड कर लिया नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में 2002 में। ओके, आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं देने हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन और मिल सकती है वो सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं और उसको बार बार रिवाइज करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? आंसर इज बी, होम मिनिस्टर। कौन होते हैं जोनल काउंसिल के चेयरमैन? होम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कलेक्टिव रिप्रेजेंट द जोनल काउंसिल? जोनल काउंसिल का मतलब क्या है? ये एडवाइजरी बॉडीज़ हैं, एक्चुअल वर्किंग बॉडीज़ हैं, लॉ मेकिंग अथॉरिटी है या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ है? आंसर इज ए, एडवाइजरी बॉडीज़। ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडीज़ है, लॉ मेकिंग नहीं है क्योंकि ये लॉज तो बनाती नहीं हैं, ये सिर्फ एडवाइस करती हैं। एक्चुअली वर्किंग बॉडीज़ नहीं हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ भी नहीं हैं। सो जोनल काउंसिल्स क्या हैं? स्टैचुरी हैं, स्टैचुरी मतलब किसी लॉ के तहत बनी हैं, और एडवाइजरी बॉडीज़ हैं, सिर्फ एडवाइस करती हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है और फर्स्ट टेस्ट में था, तो इसका आंसर मैं मेंशन नहीं करूँगी। 9th क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक। अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल पास नहीं हो रहा तो एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, एक डेडलॉक बन जाता है। उस डेडलॉक की वजह से एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। उस जॉइंट सिटिंग को कौन सम्मन करता है? प्रेसिडेंट। एक क्वेश्चन तो यहीं से प्रिपेयर हो गया, कौन सम्मन करता है? प्रेसिडेंट। तो जो जॉइंट सिटिंग होती है वो कौन कौन से बिल्स के लिए होती है? ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 3 ऑप्शंस गिवन है। सो आंसर इज ए, ओनली वन, दैट इज ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन दोनों बिल के लिए
मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इनके लिए जॉइंट सिटिंग नहीं होती। सो आंसर इज 1। जॉइंट सिटिंग किन किन सिचुएशन में होती है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर एक हाउस से बिल पास हो गया है, दूसरे हाउस में पहुंच गया, बट उसने रिजेक्ट कर दिया। मान लो लोकसभा ने बिल पास कर दिया पर राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, तो जॉइंट सिटिंग हो सकती है। दोनों हाउसेस जो है वो डिसएग्री कर रहे हैं कि हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे इस बिल में। अगर दोनों हाउस डिसएग्री कर रहे हैं तब जॉइंट सिटिंग हो सकती है। थर्ड केस होता है अगर 6 महीने से ज़्यादा लैप्स हो गया कोई बिल ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द बिल ऑफ बाय अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास्ड बाय इट, मतलब दूसरे हाउस में बिल पास ही नहीं हुआ और 6 महीने से ज़्यादा हो गए, लैप्स हो गया, तब जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। एंड लास्ट ऑप्शन इज अगर डेडलॉक हो गया है दोनों हाउस के बीच में, जैसे अभी हमने बात करी थी। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होती और मनी बिल में भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया सबसे पहले किसके माइंड में आया था? ये आइडिया सबसे पहले माइंड में आया था, आंसर इज डी एम एन रॉय। ठीक है। 1934 में, कौन से ईयर में? 1934 में फर्स्ट आइडिया आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का एम एन रॉय के माइंड में। उनको पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट भी बोला जाता है इंडिया में, एंड ये एडवोकेट थे रेडिकल डेमोक्रेटाइजेशन के। सो गाइज ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए स्टडी वेंजर्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।